दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई कहानी का यह दूसरा भाग है। तो गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई चलते चलते एक नगरी में पहुंच जाते हैं जिसका नाम कुसुम नगरी था। तो गंगाराम पटेल बुलाकी से कहते हैं कि बुलाकी, आज की रात हम इस कुसुम नगरी में ही रुकेंगे। और देखो बुलाकी, यह कुसुम नगरी एक बहुत रहस्यमय और सुंदर नगरी है, इसलिए तुम यहाँ पर नए नए दृश्य देखोगे और तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कह रहे हैं कि हे बुलाकी, अब आप बाजार जाओ और हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो तथा इन घोड़ों के लिए दाना एवं घास लेकर आओ। अतः बुलाकी बाजार की तरफ चल देता है। वह देखता है कि चारों तरफ सुंदर सुंदर बगीचे हैं, फूल खिले हुए हैं तथा बड़ा ही मनोरम दृश्य उसको कुसुम नगरी का दिखाई दिया। बुलाकी जब बाजार में पहुंचा तो बाजार बहुत सजा हुआ था। बुलाकी ने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान खरीदा और बाजार से वापस चल देता है। जब वह बाजार के बीच चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा है। वह उस भीड़ की तरफ चल देता है तो जो दृश्य उसने वहां दिखाई दिया वह बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला था। बुलाकी ने देखा कि एक खूबसूरत राजकुमार एवं राजकुमारी ने अपने 10 दिन के बच्चे को नंगी तलवार से काट दिया और उसके खून से एक पत्थर की मूर्ति को नहलाया गया। यह दृश्य देखकर बुलाकी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि वह पत्थर की मूर्ति इंसान में बदल गई। जब बुलाकी ने यह दृश्य देखा तो बुलाकी बहुत जल्दी से गंगाराम पटेल की तरफ चल देता है और रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है कि इस रहस्य का अर्थ तो गंगाराम पटेल जी नहीं लगा पाएंगे और आज मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, क्योंकि बुलाकी नाई की यह शर्त थी कि जब भी आप मेरी बात का अर्थ बताने में नाकामयाब हुए तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि बुलाकी नाई की नई नई शादी हुई थी और वह पटेल जी के साथ आना नहीं चाहता था। बुलाकी नाई जाते जाते सोच रहा है कि आज मेरा गंगाराम पटेल से पीछा छूट जाएगा। यही सोचते सोचते वह जब पटेल जी के यहाँ पहुँचा तो जाते ही पटेल जी को बाजार वाली घटना का अर्थ बताने के लिए कहा। पटेल जी कहने लगे कि हे बुलाकी, अब शाम हो चुकी है, अब तो आप गांव जा नहीं सकते हो, इसलिए अभी आप खाना तैयार करो तथा घोड़ों को दाना खिलाओ और सुबह चले जाना। शाम को दोनों ने खाना खाया तथा बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल का बिस्तर भी लगा दिया और उनका हुक्का भी भर दिया। अब पटेल जी हुक्का पीते हुए कहा कि बुलाकी, अब बताओ आपने बाजार में क्या दृश्य देखा है। तो बुलाकी नाई जो है वो पटेल जी से कह रहे हैं कि पटेल जी, जब मैं बाजार से सामान खरीदकर अपने घर की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि एक बीच चौराहे पर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी है और एक राजकुमार और एक राजकुमारी अपने नवजात शिशु की गर्दन काटकर उसके खून से एक मूर्ति को नहला रही है। और जैसे ही वह मूर्ति खून से नहलाई गई तो वह तुरंत एक जिंदा इंसान में बदल गई। गंगाराम पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात। सुनो, यह जो कुसुम नगरी है इसमें एक राजा राज करते थे जिनका नाम ऋतुध्वज था। ऋतुध्वज के खूबसूरत लड़का था और जो राजकुमार लड़का था उसकी दोस्ती एक सेनापति के पुत्र से थी। अब ये कहानी गंगाराम पटेल जो है वे बुलाकी नाई को सुना रहे हैं। तो वे दोनों मित्र जो हैं बहुत गहरे मित्र थे। राजकुमार हमेशा सेनापति के लड़के को अपने साथ रखते थे। दोनों मित्रों की चर्चा पूरे राज्य में थी। राजकुमार जब भी कहीं जाते तो उस मित्र को अपने साथ ले जाते। तो एक बार की बात है कि दोनों घोड़े पर सवार होकर कहीं दूर देश को जा रहे थे। तो वह रास्ता भटक जाते हैं। तो राजा का लड़का अपने मित्र से कहता है कि मित्र, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, तुम जल्दी से पानी का इंतजाम करो, देखो कहीं पानी मिल जाए तो। वह सेनापति का लड़का पानी की तलाश में चल देता है। कुछ दूर जाने के पश्चात उसे एक बावड़ी दिखाई देती है। बावड़ी छोटे तालाबों कहते हैं जिसमें साफ पानी हो। तो वहां पर एक मिट्टी का बर्तन उसे दिखाई दिया।
वह उस बर्तन को उठा लेता है तथा पानी लेने के लिए बावड़ी के अंदर चला जाता है। तो जब वह बावड़ी के अंदर गया तो क्या देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की जल के अंदर हंस रही है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसका मित्र बहुत ज्यादा प्यासा था, अतः वह जल्दी से मिट्टी के बर्तन में पानी भरता है और तुरंत उस बावड़ी से बाहर आ जाता है। अब वह रास्ते में चला जा रहा है तो वह देखता है कि वही खूबसूरत लड़की उस मिट्टी के बर्तन में जो पानी भरा हुआ था उसमें दिखाई देती है। सेनापति का लड़का सोचता है कि अगर मैं यह पानी अपने दोस्त को दूंगा तो यह लड़की इतनी खूबसूरत है कि मेरा मित्र इस पर फिदा हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें थोड़ा सा बालू रेत मिला देता हूँ ताकि जो पानी का रंग है वह बदल जाए और उसको यह चेहरा दिखाई नहीं देगा। अतः वह सेनापति का लड़का उस पानी में बालू रेत मिला देता है, जिससे उसका रंग मटमैला हो जाता है। जब उसने पानी भरा हुआ मिट्टी का पात्र राजकुमार को दिया तो राजकुमार ने कहा कि अरे भाई, यह कहाँ से पानी लाया है, यह तो बहुत गंदा है। इसलिए वह राजा का लड़का उस पानी को थोड़ी देर के लिए रख देता है और जैसे ही राजकुमार ने पानी रखा और पानी का रंग साफ हुआ तो वही खूबसूरत लड़की का हंसता हुआ चेहरा राजकुमार को उस मिट्टी के बर्तन में दिखाई दिया। राजकुमार कहने लगा, मित्र यह बताओ, यह पानी आप कहाँ से लेकर आए हो और यह इतनी खूबसूरत लड़की कौन है जो इस पानी के अंदर हंस रही है? मैं इस लड़की को देखना चाहता हूँ। सेनापति का लड़का राजकुमार को काफी समझाता है, किंतु राजकुमार अपनी जिद पर अड़ गया। तो सेनापति का लड़का राजकुमार को लेकर उस बावड़ी के पास आ जाता है जहां से वह पानी भर के लाया था। तो बावड़ी की जो बाहरी दीवार थी उस पर लड़की की प्रतिमा थी, जिसको वह राजकुमार देख लेता है तथा जिद कर बैठता है कि मैं पानी पीऊंगा तो इस लड़की के हाथ से ही पीऊंगा, नहीं तो यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब सेनापति का लड़का बड़ी दुविधा में फंस गया कि अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो मेरा एवं मेरे परिवार का मरना निश्चित है। अतः वह ज्यादा उपाय सोचता है। तो वह देखता है कि उस बावड़ी की दीवार पर, जो बाहरी दीवार है, उस पर बनाने वाले का नाम और गांव खुदा हुआ है। जिसने बावड़ी बनाई थी उसका नाम उस पर खुदा हुआ है। तो वह उस गांव की तरफ चल देता है। तो जब वह उस गांव में पहुंचा तो वहां उसने पता किया कि जो पूरब दिशा की तरफ बावड़ी बनी हुई है वह किसने बनाई है, उसका घर कहाँ है। तो वह पूछता पूछता उस मिस्त्री के पास पहुंच जाता है जिसने वह बावड़ी बनाई थी। वह सेनापति का लड़का उस मिस्त्री को सारी बात बताता है और कहता है कि अगर आप चाहो तो मेरे मित्र की जान बचा सकते हो, कृपया करके मुझे उस हंसने वाली लड़की का रहस्य बताओ। मिस्त्री कहता है कि मैं आपको उसका रहस्य तो बता दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है कि आप यह रहस्य किसी को नहीं बताओगे। अगर आपने यह रहस्य किसी को बताया तो तुरंत आपका शरीर पत्थर का हो जाएगा। वह सेनापति उस मिस्त्री की शर्त मंजूर कर लेता है। अब मिस्त्री उसको जो हंसने वाली लड़की है उसका रहस्य बता रहा है कि बेटा मेरी बात को ध्यान लगाकर सुनो। वह जो बावड़ी है उसके अंदर एक मणिधारी नाग का भव्य महल है। उस महल के अंदर उसका परिवार रहता है तथा बावड़ी की दीवार पर जो मूर्ति बनी हुई है वह नाग कन्या की बनी हुई है और वही आपको उस बावड़ी के अंदर हंसते हुए नजर आती है। वह सेनापति का लड़का कहने लगा, मिस्त्री जी यह बात तो आपकी सही है, किंतु मेरा दोस्त राजकुमार इस लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। आप कोई रास्ता बताइए ताकि राजकुमार को नाग कन्या प्राप्त हो जाए। तो मिस्त्री उस सेनापति के लड़के से कह रहा है कि सुनो बेटा, आप एक ढाल बनवाओ और उस ढाल के ऊपर बहुत नुकीले ब्लेड और कांटे लगाओ, और जब वह मणिधारी नाग सुबह की ओस चाटने के लिए अपने महल से बाहर निकलेगा तो वह कुछ समय के लिए उस नागमणि को, एक पेड़ है वहीं पर, उसके नीचे छुपा के रखता है वो नाग। तो आपको क्या करना है, जब वह नाग अपनी नागमणि को रखकर थोड़ी दूर निकल जाए तब उस मणि को उस ढाल से ढक देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि भूल से भी आप उस नाग के पास मत चले जाना, नहीं तो वह आपको भस्म कर देगा। और जब नाग
शाम को ओस चाट कर आएगा तो अपनी मणि को न पाकर वह उस लोहे की ढाल में अपना फन मारेगा और अपनी मणि प्राप्त करने के लिए उसके नुकीले कांटों से वह घायल होकर तड़प तड़प कर मर जाएगा। और उसके पश्चात तुम उस नाग महल में चले जाना और अपने दोस्त का विवाह उस कन्या से कर देना। मिस्त्री सेनापति के लड़के को समझाने लगा कि मेरी 3 बात और ध्यान से सुनो। उस नाग कन्या के 2 भाई और 1 बहन और है। वह इतनी आसानी से तुम्हें नाग कन्या को ले जाने नहीं देंगे। जब तुम उस नाग कन्या को लेकर जाओगे तो उसका जो बड़ा भाई है वह वृक्ष के रूप में तुम्हारा रास्ता रोकेगा। वह एक विशालकाय वृक्ष का रूप धरेगा। उस पर नाग लहराते हुए कुछ नागों के चिन्ह दिखाई देंगे। तो वह वृक्ष इतना विशाल होगा कि दूर तक फैला होगा कि आपका मन करेगा कि यहाँ कुछ देर विश्राम कर लिया जाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है और उसके नीचे से तेजी से निकलना है, नहीं तो वह वृक्ष आपके ऊपर गिर जाएगा और आप सबको मार देगा। सेनापति का लड़का कहने लगा कि मैं इसका हल भी निकाल लूंगा। वह मिस्त्री कह रहा है मेरी बात जो दूसरी बात है वो ध्यान लगाकर सुनो। जब तुम दूल्हा दुल्हन को लेकर नगर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचोगे तो तुम्हें दरवाजा हलता दिखाई देगा। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नाग कन्या का दूसरा भाई बड़ा बलशाली है और वह उस दरवाजे को आपके ऊपर गिरा देगा। अतः आपको वहां भी सावधान रहने की जरूरत है। और जब तुम उस दरवाजे के द्वार महल में प्रवेश करोगे दरवाजा गिर जाएगा और दूल्हा दुल्हन की मौत हो जाएगी। सेनापति का लड़का कहने लगा चलो ठीक है, मैं इसका भी कोई ना कोई उपाय करूंगा। और अब वह मिस्त्री तीसरी बात सेनापति के लड़के को बता रहा है कि उसकी सबसे छोटी बहन है जो रोज रात को 12 बजे उसके मुख से निकलती है। वह मुख से निकलकर तुम्हारे दोस्त को डस लेगी, उसको खा जाएगी। अतः तुम्हें उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। तो वह सेनापति का लड़का मिस्त्री से कहने लगा कि मिस्त्री, आपने मुझे जो बातें बताई हैं मैं इन तीनों बातों का समाधान अवश्य करूंगा। तब अंत में चलते चलते मिस्त्री कहने लगा कि एक बात और सुनते जाओ। अगर तुमने तीनों रहस्य किसी को बताए तो तुम उसी क्षण पत्थर के हो जाओगे। अब सेनापति का लड़का मिस्त्री से विदा लेकर चल देता है। अब सेनापति का लड़का बाजार गया था, वहां एक लोहे की दुकान पर पहुंचता है तथा एक बढ़िया अच्छी सी ढाल खरीदकर उस पर नुकीले कांटे लगवा देता है तथा उसी दुकान से एक रस्सी भी खरीद लेता है। अब जब सेनापति का लड़का रस्सी और वह ढाल लेकर बावड़ी के पास पहुंचा तो देखता है कि राजा का लड़का भी उसी मूर्ति के पास खड़ा है और पानी की रट लगाया जा रहा है कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी। अब सेनापति का लड़का उस रात एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा और जब सुबह के 4 बजे वह नाग अपनी बावड़ी से निकलकर बाहर आ जाता है और अपनी मणि को घास में छुपाने के लिए अपने मुख से उगलता है। मणि के प्रकाशित होने से चारों तरफ बहुत ज्यादा चकाचौंध हो जाती है और जब वह नाग थोड़ी दूर जाता है तो वह पेड़ के ऊपर से एक रस्सी की सहायता से उस ढाल को मणि के ऊपर धीरे धीरे गिरा देता है, जिससे वह मणि ढक जाती है। मणि के ढकते ही मणि से निकलने वाला प्रकाश भी खत्म हो गया। तो नागराज ने सोचा कि शायद मेरी मणि को किसी ने चुरा लिया है, अतः तुरंत वापस हो लेता है तथा जब बावड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी मणि के ऊपर एक ढाल रखी हुई है। वह यह ना ध्यान करते हुए कि उसके ऊपर तीखे कांटे हैं, नुकीले कांटे हैं, वह उस पर अपने फन से प्रहार करता है तो वह जख्मी हो जाता है और फिर धीरे धीरे तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है। अब वह सेनापति का लड़का पेड़ से नीचे उतर कर आता है तथा उस मणि को अपने हाथ में लेकर अपने दोस्त यानी राजा के पुत्र के पास जाता है तथा वह देखता है कि राजा का पुत्र अभी भी उस खूबसूरत कन्या के पास खड़ा है तथा पानी की रट लगाया जा रहा है। सेनापति का लड़का कहता है कि दोस्त आओ, चलो मैं तुम्हें उस लड़की के दर्शन करा देता हूँ। तो दोनों, वह सेनापति का लड़का और वह राजा का लड़का, उस मणि को लेकर दोनों मित्र उस मणि को हाथ में लेकर उस बावड़ी के अंदर चले जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि एक बहुत भव्य सुंदर महल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत महल है। जब वे दोनों महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक 18 साल की सुंदर लड़की वहां
नाच रही है, गा रही है और नाचते नाचते हंस रही है। जब लड़की ने उनको देखा तो वह बोली कि आप लोग कौन हैं और यहाँ अंदर कैसे आ गए? आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर मेरे पिता आ गए तो आप दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इस पर वह सेनापति का लड़का कहता है कि आपके पिता की तो मृत्यु हो चुकी है और यह उनकी मणि है। अब तो वह नाग कन्या बहुत उदास हो जाती है तथा सेनापति के लड़के से कहती है कि मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? इस पर सेनापति का लड़का कहता है कि यह जो मेरा मित्र है यह कुसुम नगरी का राजकुमार है और यह आपसे शादी करना चाहता है। इतनी बात जब लड़की ने सुनी तो उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और इस प्रकार उस नाग कन्या की शादी उस राजकुमार के साथ हो जाती है तथा दोनों उस नाग महल से निकलकर चल देते हैं। अब दोनों रास्ते में चले जा रहे हैं तो सेनापति के लड़के को अब चिंता हो रही है कि अब इसका भाई जो वृक्ष के रूप में है वो मिलेगा, उससे कैसे बचाव करना है। तो जब थोड़ी दूर चलते हैं तो सेनापति के लड़के को एक वृक्ष दूर से दिखाई दे जाता है जिस पर नाग के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तो वह समझ जाता है कि यही इस नाग कन्या का भाई है और यह इतनी दूर में फैला हुआ वृक्ष है कि राजकुमार अवश्य इसके नीचे रुकने को बोलेंगे, क्योंकि राजकुमार काफी थक भी चुके हैं। अतः सेनापति का लड़का राजा के लड़के से कहता है कि राजकुमार जी, ऐसे तो यह सफर बहुत लंबा हो जाएगा, हम ऐसा करते हैं कि एक शर्त लगाते हैं कि जो भी अपने नगर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले पहुंचेगा वह विजेता होगा। राजकुमार कहता है कि आप दोस्त, आप सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है कि हमें तेज चलना चाहिए। और इस प्रकार दोनों घोड़े को तेजी से भगाते हुए उस विशाल वृक्ष के नीचे से निकल जाते हैं और जैसे ही वहां से निकले धड़ाम से वृक्ष गिर जाता है। यह दृश्य देखकर राजकुमार कहता है कि दोस्त, आपने तो हमें बचा लिया। अगर हम इस वृक्ष के नीचे से तेजी से ना निकलते तो आज हमारी मृत्यु निश्चित थी। अब वह जो नाग कन्या थी वह समझ रही थी कि वह वृक्ष के रूप में मेरा भाई है, किंतु अब मुझे राजकुमार के साथ ही रहना है, अपना जीवन राजकुमार के साथ ही व्यतीत करना है, यही मेरा पति है, तो यह अच्छा ही हुआ। तो वह राजकुमारी जो नाग कन्या थी राजकुमार से कहती है कि यह जो आपका सेनापति का लड़का है, यह जो आपका मित्र है, यह बहुत चतुर और चालाक है। तो वह अपने मित्र को बड़ा धन्यवाद देता है राजकुमार, तथा इस प्रकार दोनों बातें करते हुए आगे निकल पड़ते हैं और दौड़ लगाते हैं। अब राजा का पुत्र और उसकी पत्नी तथा वह सेनापति का लड़का तीनों चले जा रहे हैं। तीनों अपने अपने घोड़े पर सवार हैं और सेनापति का लड़का यह सोच रहा है कि अब राजकुमार को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब हम कुसुम नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही दूर कुसुम नगरी रह गई है। तो अपने मित्र यानी राजा के पुत्र से कहता है कि मित्र, अब हम आ गए हैं और अब हमें राजा के पास खबर भिजवा देनी चाहिए, आपके पिता को सूचना दे देनी चाहिए कि हम लोग यहाँ सकुशल आ गए हैं। अब वह सेनापति का लड़का राजा को एक सैनिक के द्वारा सूचना भिजवा देता है। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र एक परम सुंदरी को ब्याह कर लाया है तो वह बड़ा खुश होता है कि मेरे लड़के की शादी हो गई है, और लड़के की शादी पर सभी को खुशी होती है। तो वह बाजे और ढोल के साथ शहर के बाहर आ जाता है तथा वह सेनापति का लड़का राजा को सलाह देता है कि महाराज, आप यह सब ढोल बाजे सब लेकर आए हैं, किंतु आपके लड़के की शादी है, पहली बार दुल्हन नगर में प्रवेश कर रही है, तो क्यों ना इसके रास्ते में फूल बिछाए जाए। राजा कहता है कि बड़ा सुंदर विचार है और आदेश देता है कि यहाँ से लेकर राजमहल तक फूल बिछाए जाए और सभी चीज जितनी भी रास्ते मिले सबको फूलों की बनवाई जाए। इस प्रकार वह जो मुख्य नगरी के गेट थे वह भी उतार दिए जाते हैं और उनके स्थान पर फूलों के गेट लगा दिए जाते हैं। अब जब वह दोनों तीनों मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो वह फूलों का गेट धड़ाम से तीनों के ऊपर गिर जाता है। अब राजा का लड़का बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ तथा अपने मित्र को गले लगाते हुए बोला, मित्र, आज तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है, मैं तेरा एहसान नहीं भूल सकता। तो वह सेनापति का लड़का कहता है, कोई बात नहीं, यह तो संयोगवश हो गया,
फूलों का दरवाजा था, गिर गया, कोई बात नहीं। किंतु वह रानी जो नाग कन्या, वह सब समझ रही थी कि ये जो है सब इसी की जो है करतूत है। अब वह दोनों अपने रंग महल में पहुंच जाते हैं। वह राजा का लड़का कहता है कि मित्र, मेरे कमरे की और मेरे सेज को सजाने का काम आप ही करोगे। तो सेनापति का पुत्र बड़ा खुश हो जाता है और वह कमरा सजाने और सेज सजाने के पश्चात वहीं एक कोने में छिपकर बैठ जाता है। अब जब दोनों, राजा का लड़का और वह नाग कन्या सो गए, तो ठीक रात के 12 बजे नाग कन्या के मुख से उसकी बहन सरपनी निकलती है और जैसे ही वह मुख से बाहर आई तो उस सेनापति के लड़के ने तुरंत ही उसके 3 टुकड़े कर दिए। किंतु रक्त के कुछ बूंदे नाग कन्या के होठों पर भी गिर जाती है। सेनापति का लड़का सोच रहा है कि अगर मैं इसके होठों को छुआ, अगर मैंने इसके होठों को छुआ तो यह जाग जाएगी। अतः वह अपनी जीभ से उसके होठों से विष हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि जीभ कोमल होती है। और ठीक उसी समय जब वह अपनी जीभ से रानी के होठों को चाट रहा था, उस राजा के लड़के की आंख खुल जाती है और वह तलवार उठाकर अपने मित्र से कहता है कि मित्र ठहर जा, आज मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था कि तू इतना कपटी और इतना दुष्ट है। अब सेनापति का लड़का कहने लगा कि महाराज, मैं निर्दोष हूं। गंगाराम पटेल बुलाकी नाइक से कह रहे हैं कि हे बुलाकी, अब उस सेनापति के लड़के के पास 2 स्थितियां पैदा हो गई। अगर वह राजा को बताता है, उस राज को खोलता है, तो वह पत्थर का हो जाएगा, और अगर नहीं बताता है तो राजा का पुत्र उसको मार देगा। तो वह सेनापति का लड़का कुछ विचार करके, कुछ सोच कर कहता है कि महाराज चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि जब हम इस नाग कन्या को लेकर विवाह करके चले थे तो रास्ते में मैंने आपसे शर्त लगाई थी कि नहीं लगाई थी। तो राजा का पुत्र बोला, हाँ भाई लगाई थी, बात तो सही है। और वृक्ष गिरा था कि नहीं गिरा था? अगर हम उस वृक्ष के नीचे से जल्दी से नहीं निकल जाते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। तो वह सेनापति का लड़का कह रहा है कि वह वृक्ष कोई और नहीं था, यह जो नाग कन्या है इसका भाई था जो रूप बदल कर आया था। अगर हम उसके नीचे से जल्दी से नहीं निकल जाते तो वह हमको मार देता। अब दूसरी बात सुनो, जब हम शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो हमने संपूर्ण रास्ते में फूल बिछाए और जो लोहे का गेट था महाराज से कहकर उसको तुड़वाया और फूलों का नया गेट चढ़वाया। चढ़वाया था कि नहीं चढ़वाया था? तो राजा का लड़का कहने लगा कि हाँ चढ़वाया था। तो वह जो गेट गिरा था वह इसके दूसरे भाई ने गिराया था जो बहुत शक्तिशाली था। अगर वह लोहे का गेट होता तो वहीं पर दबकर आपकी मृत्यु हो जाती। तो राजा का पुत्र कहता है कि यह बात तो सही है, पर यह बता तू इस कमरे में आया क्यों? तो वह सेनापति का लड़का कहता है कि महाराज मैं अब आधा पत्थर का हो गया हूँ, अब आगे का राज मुझसे मत पूछो, कम से कम मेरा आधा शरीर तो इंसान का रहेगा। तो वह राजा का लड़का कहने लगा, नहीं नहीं, तुझे रहस्य बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। तो वह सेनापति का लड़का कहने लगा कि महाराज ठीक है, तो तीसरी रहस्य भी सुनो कि महाराज रात के 12 बजे रानी के मुख से इसकी छोटी बहन सरपनी का रूप धर के आपको खाने के लिए, आपको डसने के लिए निकली थी और मुझे पता था कि आज रात आपको यह डस लेगी और इसलिए मैंने उसको काट डाला और इसलिए मैं आपके कमरे में आया था। तो राजकुमार कहने लगे, यह तो ठीक है, चलो तू मेरे कमरे में आया और तूने इसकी बहन को मार डाला जो एक नागिन थी, किंतु तू इसके होठों पर अपनी जीभ क्यों फेर रहा था, यह बता। तो सेनापति का लड़का कहने लगा, महाराज मेरा शरीर गर्दन तक का पत्थर का हो गया चुका है, मैं कम से कम बोल तो सकता हूँ, यह राज रहने दो। तो राजा का पुत्र कहने लगा, नहीं नहीं, तुझे बताना पड़ेगा। तो वह सेनापति का लड़का कहने लगा, महाराज जब मैं इस नागिन को अपनी तलवार से काटा तो एक बूंद विष की आपकी रानी के होठों पर गिर गई। अगर रानी इस बूंद को चाट लेती निद्रा में तो इस नाग कन्या की मृत्यु निश्चित थी। तो राजा का लड़का कहने लगा, अरे यह तो बहुत तूने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने मुझे भी बचा लिया और मेरी रानी को भी बचा लिया। तो वह सेनापति का लड़का कहने लगा कि महाराज मेरी एक बात ध्यान लगाकर सुनो, अब मैं पत्थर का होने जा रहा हूँ, कुछ क्षणों में संपूर्ण पत्थर का हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको अपनी मुक्ति का एक मार्ग बता रहा हूँ, अगर आप जरूरी समझो तो उसे कर लेना। तो राजा का पुत्र कहने लगा,
मैं तेरा जैसा मित्र को खोना नहीं चाहता, तो जल्दी से बता मुझे, जल्दी मुझे उस राज को बता दे। तो सेना का पुत्र कहने लगा कि जब आप दोनों की पहली संतान हो तो उसके रक्त से मेरी मूर्ति को नहला देना। और इतनी बात कहकर वह सेनापति का लड़का पत्थर का हो जाता है। तो वह राजा का लड़का और वह नाग कन्या बड़े दुखी होते हैं। वे दोनों उस पुतले को एक चौराहे पर रखवा देते हैं तथा जब 1 साल बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ तो वह राजा का लड़का नाग कन्या से बोला कि रानी, क्या आपको कुछ बात याद है? रानी कहते कि हाँ महाराज, मुझे याद है। और रानी राजा के लड़के से कह रही है कि महाराज, पुत्र तो हम दोनों जीवित रहें और भी हो जाएगा, किंतु ऐसा वफादार दोस्त आपको नहीं मिलेगा। अतः हमें अपने इस 10 दिन के बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वह दोनों राजा रानी उस बच्चे को लेकर चौराहे पर आ जाते हैं तथा अपने बच्चे की गर्दन को काट कर उस पुतले को नहलाते हैं। वह पत्थर का पुतला सेनापति का लड़का राम राम कहकर इंसान के रूप में बदल जाता है तथा हर्ष और बहुत ही दुखी मन के साथ वह राजा का लड़का अपने मित्र से मिलता है। हर्ष इसलिए कि उसका दोस्त जीवित हो गया था और दुख इसलिए था कि उन्होंने अपने नवजात शिशु का बलिदान किया था। तो गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कह रहे हैं कि हे बुलाकी, तू यही दृश्य देखकर चौराहे पर आया है। तो बुलाकी कह उठते हैं, वाह भाई वाह। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका दूसरा पार्ट अगर आपको चाहिए, क्योंकि मणि का रहस्य अभी बाकी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।